एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत। देखिए, आप लोग अध्याय संख्या 9 जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं द्वितीयक व्यवसाय, और द्वितीयक व्यवसाय में मुख्य रूप से विनिर्माण। देखिए, इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि व्यवसाय किसे कहते हैं और व्यवसाय के प्रकार। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक क्रियाशील प्राणी भी है। मनुष्य अपनी तमाम आवश्यकताओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई ना कोई कार्य करता है। अतः उन कार्यों के बदले में उसे जो धन की प्राप्ति होती है, उसे जो आर्थिक वृद्धि होती है, उन्हें हम मानव के व्यवसाय या मानव के आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। अपना एक क्वेश्चन भी आता है, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मानव व्यवसाय किसे कहते हैं या आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मनुष्य धन प्राप्ति के लिए जिन क्रियाओं को करता है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे एक शिक्षक पढ़ाने का काम कर रहा है भाई, तो पढ़ाने का काम तो उसका है, लेकिन उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं, उसकी तनख्वाह मिल रही है, उसे वेतन मिल रहा है। तो वेतन के द्वारा वो क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं की और इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। मानव व्यवसायों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 5 भाग कौन कौन से थे? प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम। अच्छा, प्राथमिक व्यवसाय में हमने क्या पढ़ा है कि प्राथमिक व्यवसाय, इसके अंतर्गत वे आर्थिक क्रियाएं आती हैं जिनका सीधा संबंध प्रकृति के विदोहन से होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि वे आर्थिक क्रियाएं जिनमें प्रकृति प्रदत्त संसाधनों जैसे भूमि, पूंजी, जल, खनिज, वन, वन्यजीव आदि संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है। ऐसी क्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? प्राथमिक व्यवसाय, है ना। इस प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन सी क्रियाएं पढ़ी हैं अपन ने? देखो, भोजन संग्रहण व्यवसाय, आखेट व्यवसाय, कृषि व्यवसाय, मत्स्य पालन व्यवसाय, लकड़ी काटने का कार्य, है ना, और लास्ट में आपने पढ़ा है खनन व्यवसाय। इन सब के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपना जो अध्याय संख्या 9 है उसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं? द्वितीयक व्यवसाय। सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि भाई द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है ना। द्वितीयक व्यवसाय का मतलब होता है, सिंपल सी बात करें तो प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल को मानव श्रम और तकनीकी की सहायता से अपनी इच्छा के अनुरूप इच्छित वस्तु के रूप में उसे तैयार करना, उसे परिष्कृत करके अधिक उपयोगी और मूल्यवान वस्तु के रूप में बदलना, ये कार्य किसके अंतर्गत आता है? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है, या हम यूँ कह सकते हैं। अच्छा, अब द्वितीयक व्यवसाय में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं भाई? 3। कौन कौन सी आती हैं? 3 क्रियाएं आती हैं। सबसे पहला आता है विनिर्माण, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? उद्योग भी कहते हैं। फैक्ट्री, कल कारखाने, है ना, ये सब किस में आता है? द्वितीयक व्यवसाय में। दूसरा आता है इसमें भोजन प्रसंस्करण, है ना। कई बुकों में आप लोग देख सकते हो खाद्य संस्करण लिखा हुआ मिलता है। और एक आता है पैकिंग। अब आप देखो एक उदाहरण, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप लोगों ने नाम सुना है सूती वस्त्र उद्योग, है ना। अब ये सूती वस्त्र उद्योग है। अभी अपन क्या कह रहे थे कि विनिर्माण क्या होता है? विनिर्माण का मतलब होता है एक प्रकार से उत्पादन करना। क्या करना? उत्पादन करना। अब उत्पादन करने का मतलब है कि इसमें हाथ से लेकर के मशीनों से निर्मित माल को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अपन हाथ से कोई सामान बना रहे हैं, जैसे दरी पट्टियाँ बनाना है, चटाइयाँ बनाना है ना,
कपड़े सीलने का कार्य करना है या और भी कई छोटे मोटे कार्य हैं, इन कार्यों को जिनको अपन आसानी से हाथ से तैयार करते हैं, जैसे लकड़ी के खिलौने तैयार करना, हस्तशिल्प कला से लेकर के, और इसमें मशीनों के द्वारा निर्मित कार्यों को भी शामिल किया जाता है, चाहे वो, है ना। अब आप देखो, सूती वस्त्र उद्योग है, इस उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? कपास। क्या है भाई? कपास है। अच्छा, कपास कहाँ से प्राप्त होती है अपन को? कृषि के द्वारा। अच्छा, कृषि का सीधा संबंध किससे है? भूमि से, है ना। इसलिए कृषि तो कौन सा कार्य हो गया? प्राथमिक व्यवसाय। अब प्राथमिक व्यवसाय से हमें क्या प्राप्त हुई है? कपास। कपास से क्या मिलती है? रुई। ये जानते हैं अपन। अब ये रुई है, क्या रुई को अपन डायरेक्ट शरीर पर पहन सकते हैं क्या? नहीं। यानी कि रुई से क्या काम करेंगे हम? रुई से तैयार किया जाता है धागा, है ना। या अपन कह सकते हैं सूत तैयार किया जाता है या धागा बनता है, उससे क्या बनता है फिर? कपड़ा। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चा माल है, जो मैं अभी आपको परिभाषा बता रहा हूँ ना, कि प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चा माल को क्या किसके द्वारा? मानव श्रम के द्वारा तथा मशीनों की सहायता से, और इसके अलावा जो पहले से निर्धारित क्या हैं? निश्चित औजार हैं, उपकरण हैं, मशीन है, एक विशेष प्रकार की तकनीक है, या जिसको अपन कह सकते हैं प्रौद्योगिकी। क्या कह सकते हैं भाई? प्रौद्योगिकी। उसकी सहायता से हमने क्या किया है कि जो कपास के, आपने देखा होगा ना, कपास की खेती अपने आसपास के गांव में होती है, उसमें आपने देखे डोडे से आते हैं, उसमें से खिलने के बाद क्या निकालते हैं अपन? रुई। तो ये रुई निकालने तक का काम तो अपन ने यहाँ कर लिया खेतों में, लेकिन रुई से फिर क्या करते हैं अपन? इसको डायरेक्ट भेजते हैं कहाँ पर? फैक्ट्रियों में। जैसे आपने देखा होगा ना, आपके गोविंदगढ़ के आसपास कई कपास फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, है ना। वो क्या काम करती हैं? उस रुई को अलग निकालती हैं और रुई के अंदर जो बीज होता है ना, उसको अलग करती है। फिर इस रुई को तैयार करने के बाद फिर इसको भेजा जाता है बड़े कारखानों में, जहाँ क्या तैयार होता है? धागा। क्या बनता है? धागा बनता है। और उस धागे से फिर क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। तो इस तरीके से ये जो कार्य है, ये किसमें आता है? द्वितीयक व्यवसाय। ठीक है ना। तो इतना आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। आज का जो अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि विनिर्माण। देखो, दोनों में से एक बात आती है, कई बार तो ये आ जाता है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या फिर कई बार क्या आता है, उद्योग ना देके क्या दे देता है वो? विनिर्माण। कि भाई विनिर्माण की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यहाँ पर अपन को ये ध्यान देना है कि सबसे पहले विचार करने की बात ये है ना, आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विचार करो कि क्या सभी जगह पर उद्योग हैं? नहीं है ना। एक निश्चित स्थान पर ही फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, एक निश्चित जगह पर ही उद्योगों की स्थापना की जाती है। अब ये उद्योगों की स्थापना कहाँ पर की जाती है? थोड़ा सा विचार करिए, आप किताबों को मत देखो, आप पहले विचार करो। और विचार हम क्या करते हैं कि जो उद्योगपति है, यानी कि उद्योग लगाने वाला, जो फैक्ट्री लगाने वाला कौन होता है? उद्योगपति या मालिक। मालिक क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि उसको कंपनी में लगाने में, उत्पादन करने में जो लागत आ रही है वो तो क्या होनी चाहिए? कम, और उत्पादन होना चाहिए अधिक, जब तो उसको लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो कहने का मतलब उद्योगों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाती है जहां उत्पादन लागत कम, ठीक, तथा उत्पादन अधिक मात्रा में हो। ये दो शर्तें हैं भाई। आई बात समझ में? नहीं आई?
यानी कि जहाँ फैक्ट्रियाँ वहाँ लगाई जाएंगी, जहाँ उत्पादन तो क्या हो, उत्पादन लागत तो कम से कम। लागत का मतलब क्या है भाई, खर्चा। कि आज अपन जो कंपनी लगा रहे हैं, है ना, कंपनी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को भूमि खरीदनी पड़ेगी ना भाई, ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। अब ज़मीन खरीदने के लिए क्या चाहिए अपन को, पैसा। आया ना, एक पॉइंट आया ना, पूंजी। यानी कि जहाँ पर सस्ती पूंजी मात्रा में, भाई कम पूंजी में अपन को कम पैसे में ज़मीन मिल जाए, या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सरकार के द्वारा सस्ती दरों पर क्या मिले, ब्याज पर, कम ब्याज पर या सस्ती दरों पर आपको पैसा उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो जहाँ उत्पादन लागत तो क्या हो, कम आए, और उत्पादन कैसा हो, अधिक मात्रा में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उद्योगों की स्थापना की जाती है। अतः उद्योगों की जो स्थापना है उसको निम्न कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक हैं, ये आपको भली भांति याद करने क्रम से। सबसे पहला क्रम क्या है, कच्चा माल। सेकंड क्रम क्या है, शक्ति के साधन। तीसरा क्रम क्या है, परिवहन और संचार के साधन। चौथा क्रम क्या है, बाजार की समीपता। उसके बाद कुशल श्रमिक, पूंजी। इसके अलावा कुछ अन्य कारक और हैं भाई, अन्य कारक जैसे जलवायु, जलापूर्ति, उच्च तकनीक और सरकारी नीतियाँ। तो ये सारे कारक आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, अब देखो यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है वो 2 नंबर में, है ना, तो आपको केवल इनके नाम लिखने हैं, है ना। यदि यही क्वेश्चन कैसे आ जाए कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, फिर अपन को ये सारे समझाने हैं। अब आ जाओ आप एक एक क्रम से नंबर 1 पर। नंबर 1 क्या है आपका, कच्चा माल। कच्चा माल, अब ध्यान देना आप लोग। अभी मैं आपसे क्या कह रहा था कि उद्योग क्या होते हैं। उद्योग एक ऐसा भौगोलिक इकाई क्षेत्र होता है, एक ऐसा स्थान विशेष क्षेत्र होता है जिसमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त या मानव के अन्य क्रियाओं के द्वारा प्रदत्त कच्चे माल को एक निश्चित समय में मशीनों की सहायता से और मानव श्रम के द्वारा एक निश्चित आकार में बदल दिया जाता है और उसे बदल करके अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भाई रुई किससे प्राप्त हुई, कपास से। लेकिन रुई की उतनी ज़्यादा कीमत नहीं है जितनी कीमत किसकी है, कपड़े की है। आप बाज़ार में जाते हो, है ना, कपड़े खरीदने के लिए। कपड़े आपकी कोई कीमत है क्या फिक्स, 5,000 रुपये का भी सूट मिल जाएगा आपको, 20,000 का भी मिल जाएगा, 50,000 का भी मिल जाएगा। है कई फिल्मों में आपने देखा है ना, अभी कुछ दिनों पहले आई थी एक कौन सी हीरोइन थी, उसने भाई 1 करोड़ की वाले साड़ी पहनी थी उसने अपनी मंगनी में। है तो वही कपड़ा, लेकिन कोई ना कोई उसके अंदर क्या खास बात है, अर्थात उसकी क्या बढ़ गई, कीमत। तो इस व्यवसाय के द्वारा क्या होता है, द्वितीयक क्रियाओं के द्वारा, कि प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त जो कच्चा माल है उस कच्चे माल को क्या करता है, मानव श्रम के द्वारा और मशीनों की सहायता से उसके रूप को बदल दिया जाता है, जिसको अपन कहते हैं परिष्कृत करना, परिमार्जित करना। और उसके द्वारा जब उसको अपन उसको बदल देते हैं तो उसके गुण बदल जाते हैं, उसका रूप बदल जाता है, उसका आकार बदल जाता है, और इतना कुछ परिवर्तन होने के बाद ऑटोमेटिक उसका उपयोग और उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन जानते हैं, निश्चित है। अब उद्योगों के लिए सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, कच्चा माल। तो देखो पहला कारण क्या हुआ, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कच्चा माल सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि नहीं है। भाई कच्चा माल मिलेगा ही नहीं तो उद्योग चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अब जैसे बच्चे स्कूल पढ़ने आएंगे नहीं तो स्कूल चलेगा, नहीं चलेगा ना भाई। स्कूल कब चलेगा, जब बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। तो वही सिस्टम यहाँ पर है, कच्चा माल उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है।
अब आप शर्त सुनो एक एक बात। कच्चा माल कैसा होना चाहिए? सबसे पहली शर्त सस्ता। कैसा होना चाहिए? सस्ता। दूसरी बात कैसा होना चाहिए? सरल। और तीसरी बात आसानी से परिवहन योग्य होना चाहिए। ये 3 शर्त हैं भाई। कच्चा माल तो है, निश्चित है, ये तो प्रभावित करने वाला कारक, लेकिन कच्चा माल भी कैसा होना चाहिए? पहली शर्त कच्चा माल सस्ता होना चाहिए। अब मानो कच्चा माल तो आ रहा है महंगा, तो जब उससे अपन माल तैयार करेंगे तो और ज़्यादा महंगा नहीं होगा क्या? होगा भाई। जब ज़्यादा महंगा होगा तो फिर उसको कोई खरीद सकेगा नहीं। इसलिए कच्चा माल कैसा होना चाहिए? सस्ता। दूसरा कैसा होना चाहिए भाई? सरल होना चाहिए, जिसको आसानी से हम ला सकें और ले जा सकें। जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया है, आसानी से परिवहन योग्य होना चाहिए। जैसे अपन अलवर से कोई सामान लक्ष्मणगढ़ मंगवा रहे हैं, तो उसको आसानी से परिवहन के साधनों के द्वारा लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र तक पहुंचाया जा सके, है ना? इस तरीके से होना चाहिए। इसके बाद एक बात और आती है कि पर्याप्त मात्रा में भी मिलना चाहिए। कच्चा माल जो है वो कैसी मात्रा में मिलना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में। ऐसा नहीं है कि उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है या कम मात्रा में मिल पा रहा है, तो वो पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। तो ये भी एक शर्त है। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं, कच्चे माल की 3 कैटेगरी होती हैं। ये विषय ध्यान रखना चाहिए। एक तो होता है भारी पदार्थ। समझना आप, यहाँ से कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं अपने आरएस वगैरह मेरिन में, और अपने भी आ जाता है कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन। भारी पदार्थ एक तो ये कच्चा माल है, दूसरा है भार हास वाला पदार्थ, और तीसरा आपका है शीघ्र खराब होने वाला पदार्थ। तीनों शर्त हैं भाई ये। यानी कच्चा माल है, कच्चे माल में देखो कितनी सारी बातें कर रहे हैं हम। सबसे पहले शर्त क्या है? कच्चा माल कैसा होना चाहिए? सस्ता, सरल होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, आसानी से परिवहन योग्य हो, जिसको हम आसानी से ला सके और ली जा सके। अब अलग अलग शर्तें हैं। सबसे पहला कौन सा? ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में भारी पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान देना आप, ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में भारी पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब तो समझ में आ रहा है ना आपके? भारी, भारी का मतलब होता है वजनदार, ठोस। जैसे बहुत बड़ा पत्थर है, मानो शिला है, उसको अपन आसानी से उठा के फेंक सकते हैं क्या? नहीं ना, मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे भारी पदार्थ, अब जैसे क्या क्या है भारी पदार्थ? लोहा अयस्क, ठीक है, कोयला, डोलोमाइट, मैग्नीज, समझ गए? ये सारे पदार्थ कैसे ही है? तो खनिज ही हैं सब, लेकिन ये कैसे पदार्थ हैं? भारी हैं, ठोस हैं। अब इन पदार्थों को यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे या फिर लाएंगे, तो क्या चीज़ ज़्यादा आएगी? परिवहन लागत अधिक आएगी। परिवहन लागत अधिक आएगी। और दूसरी बात, इनको लाने ले जाने में भी क्या होगी? कठिनाई होगी। दोनों बात आ रही है कि नहीं आ रही है आपके सामने? भाई परेशानी भी हो रही है लाने ले जाने में, दूसरी बात खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है। इसलिए क्या होता है? उद्योगपति ऐसे उद्योगों को कहाँ स्थापित करते हैं? जहाँ पर ये खनिज पर्याप्त मात्रा में निकाले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप लोग पढ़ेंगे भी, अपना चैप्टर भी दे रखा है, भारत का लोहा इस्पात उद्योग, समझ गए?
जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना, भारत में लौह इस्पात की इकाइयाँ कहाँ कहाँ पर हैं? दुर्गापुर है, राउरकेला है, भिलाई है कि नहीं है, जमशेदपुर है ना। ये सारे जो केंद्र किसके हैं? वो लौह इस्पात के। और जब आप उस चैप्टर में पढ़ोगे ना तो आपको स्पष्ट मिलेगा कि भिलाई में क्यों लगाया गया है, इसको कच्चा माल किन किन क्षेत्रों से मिल रहा है, तो आसानी से मिल जाता है। आई बात समझ में? अगला अब आ जाओ भार हास वाला। भार हास का मतलब जानते हो? हास का मतलब होता है कमी, यानी कि ऐसे कच्चे पदार्थ, ऐसे उद्योग जिनमें इस प्रकार के कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है कि जिसमें समय के साथ उसके भार में कमी आती है, उसके वजन में कमी आती है। किस में कमी आती है? वजन में। जैसे उदाहरण के लिए देखो, मैं आपको बताता हूँ, अभी अभी अपन बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं चीनी मिलों की। चीनी मिलें, आप लोगों ने देखा है अपने अलवर और यहाँ आसपास कहीं चीनी मिल है क्या? नहीं है ना। सिर्फ कहाँ है अपने ज़्यादातर चीनी मिल? उत्तर प्रदेश में, है ना। गाजियाबाद है, मुजफ्फर है, मेरठ है, बरेली है ना। बरेली गुड़ का नाम तो सुना ही है आप लोगों ने। सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट गुड़ कौन सा होता है? बरेली गुड़। तो कहने का मतलब क्या है भाई बच्चों, कि चीनी उद्योग में कच्चे माल के रूप में क्या काम आता है? बोलो। गन्ना। निश्चित है। गन्ना कैसी फसल है? रसदार, रस निकलता है, अपन गन्ना खाते हैं जो, देखा है ना आपने। गन्ने की जो चरखी पे जाते हैं अपन, जूस पीते हैं कि नहीं, वो गन्ना डालता है और पीछे की तरफ से उसमें क्या निकलता है? जूस निकलता है कि नहीं, रस निकलता है। तो ये जो गन्ना है कैसी फसल है? रसदार है। और ये भी हम जानते हैं कि गन्ने को कटाई करने के बाद, अब ऐसा तो नहीं कि काटा और तुरंत फैक्ट्री में पहुंचा दिया और मशीनों से पेल दिया, टाइम तो लगता है कि नहीं भाई। जैसे गन्ने की कटाई करेंगे अपन, कटाई से लेकर के फिर उसकी ढुलाई की जाती है। ढुलाई का मतलब उसको ले जाना, और फिर वो कहाँ पहुंचाया जाता है? फैक्ट्रियों तक। तब तक क्या होता है? गन्ना धीरे धीरे सूखता जाता है। सूखता है कि नहीं? जैसे ज्वार बाजरे की कड़वी होती है ना, अपने ज्वार बाजरे की फसल काटते हैं अपन, और धीरे धीरे वो क्या, धीरे धीरे सूखने लगती है। तो जैसे जैसे वो सूखता है तो उसमें रस की मात्रा क्या हो जाती है? कम। क्या हो जाती है? कम। अब जैसे आप बताइए, आप मानो आपने गन्ना खरीदा, महंगा खरीदा, लेकिन उसमें रस की मात्रा क्या निकली है? कम। तो आपको घाटा होगा कि लाभ होगा? घाटा होगा ना। यही वजह है कि ऐसे उद्योगों को कहाँ लगाया जाता है? जहाँ पर गन्ना की पैदावार अधिक होती है, जहाँ पर गन्ना का उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि वहीं के वहीं गन्ना मिलेगा, तुरंत काट करके तुरंत उसको वहीं फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका कौन सा हो गया? भार हास वाला। ठीक है। इसी तरीके से जैसे आपका कागज उद्योग है, कागज एवं लुगदी उद्योग, वो इसी प्रकार के हैं। अगला और एक विशेष प्रकार का क्या लिखा हुआ है? शीघ्र खराब होने वाले पदार्थ। जैसे आप लोगों ने डेयरी उद्योग का नाम सुना है। डेयरी उद्योग, जैसे अपने अलवर में भी है सरस डेयरी है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे आपके पनीर है, मक्खन है, दूध है ना, और मांस है। ये कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो शीघ्र क्या हो जाते हैं? खराब। अगर हमने इनको शीघ्रता से निकटवर्ती बाजार क्षेत्रों में नहीं पहुंचाया, या फिर हमने इनका तुरंत इस्तेमाल नहीं किया, उपयोग नहीं किया, तो ये पदार्थ क्या हो जाते हैं? खराब। इसलिए ऐसे पदार्थों पर आधारित जो उद्योग हैं उन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहां निकटवर्ती क्षेत्रों में उन वस्तुओं की खपत अधिक। तो ये 3 प्रकार का माल हो गया। ठीक है। अब यहाँ से क्या कई बार क्वेश्चन आता रहता है, जैसे आपसे पूछ लिया उसने, भारत में लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना मुख्य तौर पर कच्चे माल की प्राप्ति वाले क्षेत्रों में ही क्यों की जाती है? कोई 2 कारण बताइए। तो आप आराम से बता सकते हो 2 कारण, है ना। पहला कारण तो क्या हो गया कि ये पदार्थ कैसे होते हैं, जैसे इसमें लोहा अयस्क है, कोयला है, डोलोमाइट है, मैग्नीज है, आदि भारी पदार्थों का इस्तेमाल होता है, और इन पदार्थों को लाने ले जाने में क्या होती है? कठिनाई आती है, परिवहन लागत अधिक आती है। इसलिए ऐसे उद्योगों को उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है।
तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, ये बताओ पहले तो आप, है ना। कच्चा माल, ठीक है, कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, सरल होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और आसानी से परिवहन योग्य हो, तो ही हम उद्योगों की स्थापना ऐसे कच्चे माल की प्राप्ति वाले क्षेत्रों में करते हैं। ये आपका पॉइंट है, ठीक है ना। उसके बाद अगला आपका पॉइंट है शक्ति के साधन। देखो ये चीज़ अपन जानते हैं। अगला जो आपका बिंदु है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक दूसरा कौन सा है, शक्ति के साधन। जैसा कि अपन जानते हैं उद्योगों में, फैक्ट्रियों में या कारखानों में मशीनों को संचालित करने के लिए, उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। शक्ति का मतलब ऊर्जा। जैसे अपना शरीर कैसे चलता है, आप व्रत करते हो उस दिन खूब चलता है कि दौड़ता है शरीर, नहीं दौड़ता है ना, ऐसे पड़े रहते हो मरीजों की तरह। लेकिन जैसे ही आप भोजन कर लेते हो तुरंत आपको क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। तो इसी प्रकार से मशीनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, शक्ति की। और ये निश्चित है कि शक्ति के साधनों का उद्योगों के लिए सुचारू रूप से मिलना अति आवश्यक है। अतः उद्योगों का जो केंद्रीकरण है या विकेंद्रीकरण है वो इस शक्ति के साधनों पर निर्भर करता है। अब शक्ति के साधन के लिए क्या चाहिए, जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, जल विद्युत है, परमाणु ऊर्जा है ना, ये सभी क्या हैं, शक्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख ऊर्जा स्रोत हैं या शक्ति के साधन हैं। अब अधिकांश जो उद्योग हैं उनकी स्थापना कहाँ की जाती है, जहाँ शक्ति के साधन या ऊर्जा के साधन आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आपका अभी हम बात कर रहे थे लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग में शक्ति के लिए सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है, कोयले की। और यही वजह है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा कोयला है वो आप लोगों ने नाम सुना होगा, झरिया एक तो आपका है झारखंड का, और एक आपका है रानीगंज क्षेत्र, है ना, और एक आपका है बोकारो क्षेत्र। ये जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कोयला भारी मात्रा में निकाला जाता है। और लौह इस्पात उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि इसकी स्थापना कोयला प्राप्ति के स्थानों के निकट ही की जाती है। इसी प्रकार से संसार के जैसे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, और अन्य यूरोपीय देशों में जैसे आपका एक जर्मनी भी है, और अन्य जो यूरोपीय देश हैं उन्हें भी अपने उद्योगों की स्थापना मुख्यतः कहाँ पर की है, जहाँ ऊर्जा के स्रोत या शक्ति के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कि यहाँ से अपना एक क्वेश्चन आता है, कंपटीशन वगैरह में भी आता रहता है। जैसे आपका एक उद्योग है एल्यूमिनियम, जिसको आप लोग कहते हो बॉक्साइड उद्योग। क्या कहते हो, बॉक्साइड उद्योग। इस उद्योग के लिए बहुत अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, शक्ति की। और शक्ति के रूप में इसमें इस्तेमाल होता है क्या, कोयला या जल विद्युत। यही वजह है कि ऐसे उद्योगों की स्थापना मुख्य तौर पर या तो जल विद्युत स्रोतों के निकट या फिर कोयला प्राप्ति के स्थानों के निकट ही की जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शक्ति के साधनों की जो उपलब्धता है ये भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है।